नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेद एकेडमी विद अमित पर। आज हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में। देश और दुनिया में जो तमाम घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली में सियासी उठापटक के बाद दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली है, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और भी बहुत से प्रश्न हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती 19 फरवरी को मनाई गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किला महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो 19 फरवरी को। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किला महाराष्ट्र में। अब बात करने वाले हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? दिल्ली में सियासी उठापटक के बाद दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री मिली है, तो उस मुख्यमंत्री का नाम है रेखा गुप्ता। यानी कि दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनाई गई हैं उनका नाम क्या है? रेखा गुप्ता। दिल्ली में अब तक 4 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। सबसे पहले दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो थी सुषमा स्वराज, जिनका कार्यकाल 52 दिन का था और यह बीजेपी की मुख्यमंत्री थी। इसके बाद मुख्यमंत्री बनी थी शीला दीक्षित, जिनका कार्यकाल 15 साल 25 दिन का था और यह कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी मारलेना, इनका कार्यकाल 4 महीने 18 दिन का रहा है, जो अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और यह मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से थी। इसके बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो कि 20 फरवरी 2025 यानी कि आज के दिन शपथ लेंगी दिल्ली की, और यह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली चौथी महिला मुख्यमंत्री है। आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। यह महोत्सव किस क्रम का है? तो हमें यह बताना है कि खजुराहो में जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव होगा उसका क्रम कौन सा है। तो यह नृत्य महोत्सव 51वें नंबर का होगा। कौन सा? 51। इसके बाद बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस राज्य की विधानसभा में अनुवादक सुविधा स्थापित की गई जो देश में पहली बार हुई है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उत्तर प्रदेश विधानसभा अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के लिए अनुवाद प्रणाली प्राप्त करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। यानी कि अब विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में जो भाषण होंगे ना, उनके लिए अनुवाद प्रणाली यानी कि ट्रांसलेशन करने वाली पहली विधानसभा बन गई है उत्तर प्रदेश विधानसभा। अब बात करते हैं हम आज के अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाएं 2025 की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो उस महिला का नाम है एलिस बाल्टन ने। इनकी कुल संपत्ति 112.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की दिल्ली में नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। इस बिल्डिंग का क्या नाम है? तो इस बिल्डिंग का नाम है केशव कुंज। गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दवे ने इसे डिजाइन किया है। बिल्डिंग को मॉडर्न और ओल्ड दोनों ही तरह का लुक दिया गया है। 3.75 एकड़ में फैले 150 करोड़ की लागत से बनाए गए नए दफ्तर में 12 मंजिला वाले 3 टावर साधना, प्रेरणा और अर्चना है। इनमें 300 कमरे और ऑफिस है। आपको इतना याद रखना है, RSS की जो दिल्ली में नई बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग का नाम है केशव कुंज। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने दुलारी कन्या योजना को नया रूप देने के लिए सकारात्मक मंजूरी दी है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने।
संस्थागत बालिकाओं के जन्म पर सावधि जमा की राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से कक्षा 11 में प्रवेश के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपये प्रदान करने को भी मंजूरी दी है। आपको इतना याद रखना है, दुलारी कन्या योजना किस राज्य की है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार की। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस महिला खिलाड़ी ने विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL में सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है जी कमलिनी ने। क्या नाम है उस महिला खिलाड़ी का? जी कमलिनी। 16 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज को 18 फरवरी 2025 को मुंबई इंडियंस की ओर से गुजरात जायंट्स के खिलाफ कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला। उन्होंने अपनी अंडर-19 टीम की साथी शबनम शकील का रिकॉर्ड तोड़ा, जो पहले सबसे युवा डेब्यू करने वाली खिलाड़ी थी। 16 साल 213 दिन की उम्र में कमलिनी ने शबनम शकील 16 साल 263 दिन 2024 का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी कि जी कमलिनी ने कितने वर्ष की उम्र में डेब्यू किया है? तो वो किया है 16 साल 213 दिन में। और इनसे पहले जो सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी ने डेब्यू किया था, उसका नाम था शबनम शकील, और उन्होंने डेब्यू 16 साल 263 दिन में किया था। तो आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है, जिससे उसने एप्पल और नाइकी जैसे वैश्विक दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय कंपनी इस प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 3 में शामिल हुई है। इस इंडेक्स में कंपनियों का मूल्यांकन उनके वित्तीय प्रदर्शन के बजाय ब्रांड धारणा के आधार पर किया जाता है। सैमसंग ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जबकि रिलायंस ने एप्पल, नाइकी, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और टोयोटा जैसी कंपनियों को पछाड़ दिया है। आपको इतना याद रखना है, पहला स्थान किसने? सैमसंग ने, और दूसरा स्थान किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 18 फरवरी 2025 को बेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है श्री भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन रिसाइकलिंग और पर्यावरण उद्योग संघ भारत द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता व आर्थिक विकास को गति देना था। मंत्री ने सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके, कचरा कम हो और रोजगार के अवसर बढ़े। तो आपको इतना याद रखना है, बेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो श्री भूपेंद्र यादव ने। और भूपेंद्र यादव कौन है? तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जयपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो उसका नाम है सलाल पावर स्टेशन, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसने क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में पहला पुरस्कार जीता, इतना याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में समिट के लिए आउटरीच कार्यक्रम वेब्स यानी कि WAVES 2025 का आयोजन किया गया। इसका पूरा रूप क्या है? यानी कि वेब्स का पूरा रूप क्या है? तो वेब्स का पूरा रूप है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट। क्या पूरा रूप है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट। इतना आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में भारत के बाहर प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का कहाँ अनावरण किया गया? तो उस जगह का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस में भारत के बाहर प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक
तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब बात करते हैं हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के पहले वर्टिकल बायफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उस स्थान का नाम है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत के पहले वर्टिकल बायफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इतना आपको याद रखना है। इसी के साथ ही आज का हमारा करंट अफेयर पूरा होता है। देश और दुनिया की जितनी भी तमाम घटनाएं थीं जो आपके करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली थी, उन सभी को आज इस वीडियो में बताया गया है और उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अगर आपको लगता है कोई भी करंट अफेयर का ऐसा प्रश्न जो इस वीडियो में छूट गया है और पेपर की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट होने वाला था, तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।